नमस्कार। आप देख रहे हैं वार्ता प्रभात और मैं हूं आपका होस्ट अमित। आपका स्वागत करता हूं हमारे वार्ता प्रभात के स्पेशल कार्यक्रम संवाद में। आज संवाद का जो ये अंक होने जा रहा है, विशेष तौर पे ये अंक जो विश्व में उथल पुथल हो रही है उसके ऊपर ही आधारित है। एक सटीक विश्लेषण लेकर के आए हैं, आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। आज का विषय जो है वो है अरब मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ ईरान का खुलकर साथ क्यों नहीं देते। इसके जब मैं इस चीज़ को एनालाइज कर रहा था तो मैंने इसके 5 कारण खोज निकाले जो महत्वपूर्ण कारण हैं। एक एक करके आपके साथ साझा करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मिडल ईस्ट में, जिसको हम खाड़ी कहते हैं, वहाँ पे ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। एक सवाल बार बार ये उठता है, जितने भी विश्व के जानकार हैं, जिनकी नज़र होती है अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पे, वो हमेशा बार बार ये आपस में बहस करते हैं कि आखिर मिडल ईस्ट में कितने मुस्लिम देश हैं जो ईरान का समर्थन इजराइल के खिलाफ नहीं करते, या यूं कहें तो मुस्लिम देश एकजुट नहीं हो पाते। धार्मिक तौर पर देखें तो ईरान और ये सारे मुस्लिम देश जो है एक मुस्लिम दुनिया का हिस्सा है, लेकिन असलियत क्या है? आपको जो इसके पीछे कारण है उनके पीछे जाना पड़ेगा। असलियत यह है कि राजनीति इसके पीछे है, सुरक्षा और आर्थिक हित जुड़े हुए हैं जो हर देश के अलग अलग होते हैं। असलियत में धर्म से ज़्यादा ताकतवर राजनीति, सुरक्षा और सब देशों के अपने आर्थिक हित होते हैं। तो आज हम इन 5 बड़े कारणों को समझेंगे जिसकी वजह से मुस्लिम देश इजराइल का कंडेम नहीं करते इजराइल को, और ईरान के साथ नहीं खड़े रहते जब इजराइल के साथ कोई भी अनबन होती है। तो सबसे पहला कारण है सांप्रदायिक और जातीय विभाजन। मिडल ईस्ट की राजनीति शिया सुन्नी विभाजन इसका एक अहम फैक्टर माना जाता है। जैसा कि आप जानते होंगे, कई हमारे जो व्यूअर्स हैं वो जानते होंगे कि ईरान एक शिया बाहुल देश है, शिया संपन्न देश है, जिसकी राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक व्यवस्था शिया धार्मिक नेतृत्व से प्रभावित रहती है। और ज़्यादातर जितने भी अरब देश हैं, आप चाहे सऊदी अरब को ले लीजिए, कतर को ले लीजिए, संयुक्त अरब अमीरात को ले लीजिए, ओमान को ले लीजिए, जॉर्डन को ले लीजिए, ये सब सुन्नी बाहुल देश है। ये सिर्फ धार्मिक फर्क नहीं है, आपको लग रहा होगा शिया सुन्नी अलग है और एक बहुत बड़ा फर्क है, ये बहुत बड़ा फर्क नहीं, बल्कि दशकों से इन देशों के बीच में एक राजनीतिक अविश्वास चलता आ रहा है आपस में। इसके अलावा एक और अंतर है, ईरान फारसी सभ्यता
का प्रतिनिधित्व करता है और बाकी अरब देश अरब संस्कृति से जुड़े हुए हैं। यानी मिडिल ईस्ट में अगर समझा जाए तो ये टकराव केवल धर्म का नहीं है, बल्कि इतिहास, पहचान और इसका प्रभाव इस संघर्ष पे जरूर पड़ता है। दूसरा कारण है ईरान की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा, जिसका कि अन्य अरब देशों को डर लगता है। उनको लगता है कि ईरान एक्सपेंशन पे ध्यान रखा हुआ है। जैसा कि आपने शायद सुना होगा, जो इनके पहले आयतुल्ला थे, आयतुल्ला खमैनी, वो पूरे विश्व को ही तो मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते थे। उनकी ये सोच रही है। कई अरब देश ईरान को एक पड़ोसी नहीं बल्कि एक उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ये समझते हैं कि ईरान इस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व बढ़ाएगा और उसका कुछ बाउंड्री एक्सपेंशंस के भी कुछ प्लान्स हैं। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और जॉर्डन जैसे देशों का आरोप है कि ईरान सीरिया, इराक और यमन पे अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करता आया है और अपने प्रॉक्सीज के द्वारा वहां पे अस्थिरता पैदा करता है। उनका, इन देशों का ये भी मानना कि ईरान का जो नीति है, ईरान की नीति उनके मुताबिक ये है कि ईरान को ये लगता है कि अगर वो क्षेत्रीय, इस मिडिल ईस्ट के पूरे क्षेत्र में राजनीतिक अस्थिरता बनाए रखेगा तो उससे उसका लाभ ईरान को मिल सकता है। यही वजह है कि अरब में जितने भी देश है वो ईरान के साथ खुलकर खड़े नहीं होते। अब तीसरा कारण क्या है? अमेरिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ध्यान से इसको सुनिएगा। अमेरिका और इजराइल के साथ राजनीतिक रिश्ते, फिर से मैं दोहराऊंगा इस चीज को, अमेरिका और इजराइल के साथ राजनीतिक रिश्ते। मिडिल ईस्ट का राजनीति में अमेरिका की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मिस्र, जॉर्डन, यूएई, बहरीन जैसे देशों में अमेरिका और इजराइल के साथ कूटनीतिक और सुरक्षा संबंध है। ये बहुत कम लोग जानते हैं। इन देशों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा, हथियारों की सप्लाई और राजनीतिक सहयोग बहुत अहम है। ऐसे में पैन इस्लामिक एकता के बजाय राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखा जाता है और ये लोग हमेशा इन राजनीतिक राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हैं और रखना भी चाहिए। अब चौथा कारण क्या है? चौथा कारण आज के संदर्भ में ले तो सबसे इंपॉर्टेंट है आर्थिक और भू राजनीतिक हित। अगर आपको याद होगा 15 सितंबर 2020 को एक अब्राहम अकॉर्ड हुआ था जिसने मिडिल ईस्ट की राजनीति को काफी हद तक बदला है। इस समझौते के बाद यूएई और बहरीन जैसे देश इजराइल के साथ आर्थिक सहयोग, टेक्नोलॉजी साझेदारी और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा दिया और इसको बढ़ाना शुरू किया। कई इस अरब देशों के लिए इजराइल के साथ संबंध जो है वो व्यापारिक, निवेश और टेक्नोलॉजी के नए अवसर लेकर आया है। इसलिए ईरान की तरह इजराइल के साथ पूरी टकराव की नीति नहीं अपनाना चाहते हैं ये देश। और पांचवा कारण जो है ईरान की प्रॉक्सी नेटवर्क का डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान पर अक्सर ये आरोप लगता रहा है कि हिजबुल्लाह और हमास जैसे समूहों का ये समर्थन करते हैं, उनको आर्थिक मदद पहुंचाते हैं, उनका मॉरल सपोर्ट करते हैं। कई अरब सरकारों को ये डर है कि ऐसे नेटवर्क प्रॉक्सी युग द्वारा अंदरूनी अस्थिरता पैदा कर सकते हैं। हालांकि कई अरब नेता खुलकर फिलिस्तीन के अधिकारियों का समर्थन तो करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ईरान की पूरी क्षेत्रीय राजनीति से सहमत है। आपस में मतभेद है, बहुत सारी चीजें हैं।
ये जो मैंने आपको 5 कारण बताए, सांप्रदायिक विभाजन, क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा, अमेरिका और इजराइल के साथ गठबंधन, आर्थिक हित और प्रॉक्सी नेटवर्क का डर, ये सभी फैक्टर बताते हैं कि क्यों मुस्लिम दुनिया एक धार्मिक पहचान के बावजूद राजनीतिक रूप से एकजुट नहीं होते, जिसे अक्सर आपने सुना होगा मुस्लिम उम्मा का नाम दिया जाता है। और हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान बार बार चिल्ला चिल्ला के ये कहता है कि हम मुस्लिम उम्मा का हिस्सा, मुस्लिम उम्मा का हिस्सा है। और अगर हम इसकी अंदर पड़ताल जैसे हमने की तो पता लगता है कि ऐसा नहीं है। मिडिल ईस्ट की राजनीति में राष्ट्रीय हित, सुरक्षा और शक्ति संतुलन अक्सर धार्मिक एकता से ज्यादा साबित हुए हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या भविष्य में अरब और मुस्लिम देश कभी इजराइल के खिलाफ एकजुट हो पाएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वार्ता प्रभात को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आपसे फिर मिलता हूं एक नए मुद्दे को लेकर के संवाद के नए अंक में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।